हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K1 कॉमर्स क्लासेस। साथियों, मैं देव सर एक बार फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय से कॉमर्स फैकल्टी से आज अपने गुरुजी की केबिन चैम्बर नंबर 201 में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ आज हमारे दो मित्र भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आज इस पैनल में आप लोगों को ढेर सारी बातें बताएंगे। साथियों, मैं सबसे पहले आप लोग मुझे तो जानते हैं हमारे चैनल के थ्रू कि मैं देव सर कॉमर्स K1 कॉमर्स क्लासेस मेरा सामने घाट में चलता है साथियों, जहाँ पर मैं क्लास 11, 12 B.Com, CA, CS फाउंडेशन इन सब की तैयारी कराता हूँ और पढ़ाता भी हूँ जो है। साथ ही साथ साथियों, मेरा अकाउंटेंसी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें अकाउंटेंसी में जो है कि कोई भी विद्यार्थी तमाम दिक्कतें आती है कि उनको नहीं समझ में आता है तो एक बार ज़रूर हमसे कंसल्ट करें और हमारे क्लास को देखें, ट्रायल करें। और साथ ही साथ अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है या किसी पेरेंट्स को अगर ये लगे कि उनका बच्चा कॉमर्स लिया हुआ है और वो कॉमर्स में उसको दिक्कतें आ रही है कि मतलब फेल हो जाएगा या नहीं पास होगा, तो ऐसे विद्यार्थी को भी लाइए साथियों, क्योंकि सभी टीचर तो वे सभी हैं जो सबको पढ़ा रहे हैं। नॉर्मली तेज विद्यार्थी को कोई भी तेज बना सकता है, लेकिन हम ये बात करते हैं कि जो विद्यार्थी को लगे कि उसको तमाम दिक्कतें, वो K1 कॉमर्स क्लासेस में जो है एक बार ज़रूर हमसे मिले। और साथ ही साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे साथ हैं रोशन सिंह, जो कि MBA करके आज ये PhD में है। तो ये जो है कि इनसे भी आप लोगों से बातचीत कराएंगे। और इसके बाद जो है कि फिर इधर हमारे साथी जो है कि PhD में ही हमारे जूनियर है श्वेता राज, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की हुई हैं और ये वहाँ का सेकेंड टॉपर रही है। बहुत ही अच्छा परसेंटेज इन्होंने गेन किया है। तो साथियों, आप मास्टर्स में कैसे स्टडी करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए आप इनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। ये इस समय जो है कि PhD कर रहे हैं, इनका B.Com BHU से रहा है और M.Com जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 95% के साथ इन्होंने जो है कि सिक्योर किया हुआ है मास्टर्स अपना जो है। और उसके बाद ये PhD में आई है और BHU फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में तमाम लोगों का सपना होता है कि BHU से B.Com करना है, M.Com करना है, साथ ही साथ PhD करने का भी लोगों का सपना होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि PhD में भी ये जो श्वेता राज हैं, इन्होंने PhD में BHU का जो रेट का एग्ज़ाम हुआ था और एग्जम्प्टेड जो हुआ था, इन दोनों में जो है कि इन्होंने अच्छा गेन किया था। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रेट में ये अपने बैच के टॉपर थी जो है। इनका एडमिशन रेट वाले में और एग्जम्प्टेड में भी, और इनका जो है कि दोनों में एडमिशन हुआ था, लेकिन इन्होंने जो एग्जम्प्टेड में एडमिशन लिया था। तो आपको अगर कोई प्रोसीजर में या कैसे आप रेट के लिए प्रिपेयर करें, इन सब सारी चीज़ों के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे भी हम लोग इसके बारे में ढेर सारे वीडियोज़ लेकर के आप लोगों से मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम रोशन जी से बात करेंगे कि जो हमारे विद्यार्थी सर B.Com के बाद, जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो B.Com कर लिए तो B.Com के बाद उनके दिमाग में ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए, M.Com करना चाहिए या फिर MBA करना चाहिए। उसमें भी सर आप देखेंगे कि MBA के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लोग तमाम एडवर्टाइजमेंट और एक्सट्रैक्शन देते हैं कि आप हमारे यहाँ से MBA कर लीजिए तो आपको ये पैकेज मिलेगा, इतना पैकेज मिलेगा, ये कंपनी प्लेसमेंट होगी। लेकिन रियलिटी हमको देखने को मिलता है कि बहुत ही कम ऐसा होता है और बच्चे को मतलब प्लेसमेंट के बाद भी भटकना पड़ता है दर दर इधर से उधर जो है। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर कि कैसे मतलब हमारे बच्चे अपने कैरियर प्लानिंग करें ताकि उनको MBA करने के बाद, और कैसे MBA करें कि इधर उधर उनको भटकना ना पड़े जो है। हेलो एवरीवन, थैंक यू देव सर आपके अपने प्लेटफॉर्म K1 कॉमर्स क्लासेस पे बुलाने के लिए और बोलने का मौका देने के लिए। जहाँ तक मेरा बैकग्राउंड है, मैंने MBA किया है फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर आई एम JRF क्वालिफाइड इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड नाउ आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम BHU इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि MBA और कॉमर्स, मैनेजमेंट और कॉमर्स, ये चूँकि इंटरचेंज मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है दोनों, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। तो इसी के ऊपर आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि B.Com करने के बाद M.Com करना है या फिर MBA करना है। देखिए, मास्टर्स इन कॉमर्स जब करते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें भी आपको जो है मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। आप उसमें भी फाइनेंस ऑप्ट करते हैं, HR ऑप्ट करते हैं, आप मार्केटिंग के लिए जाते हैं, इजंट इट, उसमें भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं।
और एमबीए में भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं। एमबीए स्कोप वाइज आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए ओपन करता है। जब आप उसमें एचआर लेते हैं, स्पेशली मार्केटिंग लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, तो एमबीए का मेन पर्पज़ क्या होता है कि वो आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करता है। तो नाउ व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर एंटरिंग इनटू द कॉरपोरेट वर्ल्ड, तो आपका मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अब ये होता है ना कि एमबीए आज के डेट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, और आई वुड नॉट नेम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट आप लोगों को मालूम होगा जिनके ऐड इतने सारे आते हैं, उनके आपके पर्सनल मैसेजेज इतने सारे आते हैं, और उनका यूएसपी क्या होता है? लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वहाँ पे हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, एमबीए करने जा रहे हैं हम लोग, पर्सनैलिटी डेवलप करने जा रहे हैं, और उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है कि ह्यूज बिल्डिंग, लार्ज लेबोरेटरीज। तो वो चीज़ देख करके बच्चों को नहीं जाना चाहिए एमबीए करने तो के लिए। बिल्कुल सर, ये जो पॉइंट अभी आप रोशन सर ने बोला है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से ये अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है कि वो क्वालिटी क्या देंगे। जैसे आपने बोला कि एमबीए में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, एमबीए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, उसके अंदर वो नॉलेज और वो क्वालिटी होना चाहिए जो कि वो प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन आप देखेंगे सर कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स या स्टूडेंट भी देखेंगे कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कैंपस बहुत अच्छा है, स्विमिंग तो पूल स्विमिंग है, पूल हॉर्स है, राइडिंग है, मीन्स मेन जो उनके काम की चीज़ें हैं उस पर नहीं ध्यान दे करके वो बिल्डिंग देख करके एडमिशन लेते हैं। तो सर वहीं पर उनको दिक्कत भी आती है कि जब आप क्वालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो आपको पेमेंट करेगी, तो आप बिल्डिंग देख करके एडमिशन लिए तो उसको तो देख करके वो पेमेंट करेगी नहीं, वो तो चेक करेगी नहीं कि भाई उसका अपना रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो वो उसको चेक करेगी। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तभी आपको लेगी। तो सर ये बहुत अच्छी बात बताया विद्यार्थियों को कि इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो जब भी ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट है, एमबीए में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप बीकॉम करके आइए, या फिर आप इवन बीए हैं, बीएससी हैं, बीसीए हैं, बीबीए हैं, व्हाटएवर आप एमबीए में ले सकते हैं। तो डूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कैट का एग्ज़ाम होता है जो कि इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में से है। आप एमबीए करने के लिए कैट पे फोकस कीजिए। आई थिंक कि वो एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट होता है उसमें, और उसके थ्रू जब आपको आईआईएम मिलता है देन फिर एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा है कि यदि कोई विद्यार्थी पूछता है कि सर हमको कब से अपना एमबीए कैट के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, कहीं उनको लेट तो नहीं हो जाता है, तो ये इस बारे में आप जरा एक सही टाइमिंग का गाइडेंस करिए कि विद्यार्थी हमारा कब से स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन, ताकि उसको कैट के लिए सफिशिएंट समय मिल जाए, जो है टाइम मिल जाए। देखिए कैट के प्रिपरेशन के लिए क्या हो रहा है ना कि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है। जी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करें वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अब चूँकि ग्रेजुएशन होता है तो ग्रेजुएशन के दौरान कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं पर्सनैलिटी वाइज, और फ्यूचर लाइफ के लिए हम लोग ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहें रिगार्डिंग प्रिपरेशन, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से आप अपने प्रिपरेशन को इनलाइन कर लें, अपने प्लानिंग को इनलाइन कर लें, और सेकेंड ईयर से ज़ोर शोर से प्लानिंग करें ताकि थर्ड ईयर वाले एग्ज़ाम में आप बैठें। इन केस अगर आपको लग रहा है कि आप 1-8 परसेंटाइल से पीछे रह रहे हैं इन थर्ड ईयर, तो फिर आपका जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उस ईयर आप जो है अपने एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकें। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे कि थर्ड ईयर में जाने के बाद वो स्टार्ट करते हैं, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर उनके पास कहीं ना कहीं अब 2 साल का एमबीए का कोर्स है और आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तैयारी कीजिएगा तो फिर वो वर्थ इट नहीं होगा। उसके लिए आपको सेकेंड ईयर में मेरे हिसाब से जो परफेक्ट टाइमिंग है, सेकेंड ईयर में आप कैट का या फिर एलिजिबिलिटी के हिसाब से कैट के अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। सीमैट होता है, मैट होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे कोई तो बाय एनुअल होते हैं। आई थिंक कि सीमैट जो है वो साल में 2 बार होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके थ्रू भी कॉलेजेस मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। कॉलेज में आपको मेनली उनके प्लेसमेंट सेल पे फोकस करना चाहिए। जब आप कॉलेज काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, उसके प्लेसमेंट सेल पे आपको फोकस करना चाहिए कि वो प्लेसमेंट दे रही है और किस प्रोफाइल का प्लेसमेंट दे रही है। आज के डेट में मार्केटिंग प्रोफाइल का प्लेसमेंट लेते हैं
और जो आज का रियलिटी है वो ये है कि प्लेसमेंट लेने के 6 महीने के अंदर ही 80% स्टूडेंट फिर उस प्लेसमेंट से बाहर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग जॉब होती है, टारगेट बेस्ड जॉब होती है, जो कि स्टूडेंट से वो प्रेफर नहीं करते हैं। स्टूडेंट वहाँ जाके उनको नज़र आता है कि ये हमारा स्कोप नहीं है, या दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर वर्किंग अबाउट। तो इस कारण से थोड़ा सा रिसर्च करके हम लोगों को इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, कॉलेज के बारे में पता करके उसके प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करके स्पेशली हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, एमबीए चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और हमारे विद्यार्थियों को आता है कि सर जैसे वो जैसे ही बीकॉम कर लिए हैं तो उसके बाद उनके दिमाग में इस बात का सस्पेंस होता है कि उनको एमकॉम करना ठीक होगा कि एमबीए करना ठीक होगा। और एमबीए में जैसा अभी आपने बताया कि कैट का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया, तो इसमें अगर मान लीजिए कैट में उनको सफलता नहीं मिलती है, अगर सक्सेस नहीं मिलता है, तो उसके अलावा वो कैसे मतलब एमबीए करें ताकि उनको मतलब एक सही करियर का उनका जो है कि प्लानिंग हो सके जो है, तो ज़रा इस पर भी आप बताएं। हाँ, ये तो बात है ना कि 99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा परसेंटाइल डिमांड करता है कैट। ऑब्वियसली तो आईएम सबको नहीं मिलता है, इसमें कोई उदासी वाली बात नहीं, इसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे ही कि मेरा जो एमबीए हुआ वो रांची यूनिवर्सिटी से हुआ है, ठीक है। उसमें हम सीमेट और मैट का एग्ज़ाम दिए थे, उसके एंट्रेंस के बेसिस पे फिर देन इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और हम वहाँ से एमबीए किए। तो नहीं हो रहा है कैट तो उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपसे वो भी नहीं निकल रहा है देन यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और बहुत सारे ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए करवा रही हैं, बट वहाँ पे वो इशू आएगा कि प्लेसमेंट वहाँ पे नहीं मिलता है। तो जब आप कैट में आप विफल रहे हैं तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि कॉलेज कुछ भी हो, आप अपनी पर्सनैलिटी लेवल पे इतने हाई चले जाएं कि आप जब भी कहीं भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सेल बैठती है, ऑफ कैंपस भी कंपनी आती है और बैठती है, तो आपका दावेदारी वहाँ पर सर्वोच्च होना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, दिल्ली जाएं, बेंगलोर जाएं, वहाँ पे कहीं भी कोई भी कंपनी, टॉप क्लास कंपनी अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले रही है तो उसमें आपका होना चाहिए। कम्पीट तो आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी टर्म में आपको कम्पीट करना पड़ेगा। अगर आप कैट में कम्पीट नहीं कर पाएँ तो आप अपने आप को फिर प्लेसमेंट सेल में आफ्टर 2 ईयर ऑफ एमबीए वहाँ पे जा कर के आप कम्पीट कीजिए ताकि आप प्लेस्ड हो पाएँ। एमबीए करने के बाद जो एक सेकेंडरी है कॉर्पोरेट प्राइमरी फील्ड है, जिसमें अप्रॉक्स 70-75% स्टूडेंट जो हैं कॉर्पोरेट में जाते हैं एमबीए करने के बाद, क्योंकि वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ही। उसके बाद जो है आप चाहें तो जैसे कि मैंने किया है आप एकेडमिक फील्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एमबीए में आप मैनेजमेंट में आप नेट कीजिए, जेआरएफ कीजिए, ठीक है। और सबसे खास बात ये है कि मैक्सिमम जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आपका मैनेजमेंट और कॉमर्स इंटरचेंजेबली है। मीन्स यू हैव डन योर नेट इन मैनेजमेंट और जेआरएफ इन मैनेजमेंट, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी इन कॉमर्स एज वेल। और अगर आपका कॉमर्स में नेट जेआरएफ है तो यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी इन मैनेजमेंट एज वेल। तो इसी टर्म के कारण मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला है बीएचयू के कॉमर्स डिपार्टमेंट से, मेरा पीएचडी चल रहा है, ना कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था हमारे विद्यार्थियों का कि सर जैसे एमबीए करते समय बात आती है फाइनेंस की, ये एक मेजर इशू होता है हमारे विद्यार्थियों का। जैसे कई पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है आप एमबीए करो, लेकिन जब बात आती है पैसे की तो वहाँ पेरेंट्स कहीं ना कहीं कदम पीछे खींचते हैं। तो विद्यार्थी के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या खुल करके आती है और वो विद्यार्थी परेशान होते हैं। और लगातार विद्यार्थियों की क्वारीज हमारे पास आती रहती है कि सर क्या एजुकेशन लोन मिलेगा कि नहीं, उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है। तो सर जरा इसके बारे में बताइए कि अगर उनका कैट नहीं लिखता है तो अन्य तरह से एमबीए करने पर उनको क्या फीस चार्ज होता है लगभग, और कितना उनको फाइनेंस और एजुकेशन लोन मिल पाएगा, और उस पर क्या इंटरेस्ट उनको देना होता है, और ये इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है। देखिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास नहीं होगा, बट मेरा भी जो ग्रेजुएशन है वो एजुकेशन लोन पे हुआ है, तो हम आपको उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मीन्स आप कहीं से भी कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो एजुकेशन लोन इंडियन गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया जाता है। आप सारे गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं वहाँ से आपको एजुकेशन लोन ईजिली मिल सकते हैं, ठीक है। और वो एजुकेशन लोन आपको कैश के रूप में नहीं मिलेगा, वो चेक के रूप में या ड्राफ्ट के रूप में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के नाम पे जाता है। तो आप किसी भी अमाउंट का ले सकते हैं, और जहाँ तक ऑन एन एवरेज 10 to 11% का इंटरेस्ट रेट चलता है। यहाँ पे भारत सरकार ने ये रिलीफ दिया हुआ है कि अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है या फिर आपका 2 साल का मास्टर्स है, तो कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक
आफ्टर 1 ईयर आपका इंटरेस्ट चालू होगा। उससे पहले आपका इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वही रहेगा। लेकिन जब आपका ग्रेजुएशन हो गया उसके 1 साल बाद तक भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो गवर्नमेंट आपको बफर टाइम पीरियड देती है जॉब करने के लिए, सेटल होने के लिए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है अप्लाई होना शुरू होता है उस अमाउंट पे, लोन अमाउंट पे। तो ये एक प्रोविज़न जो मुझे याद था, हम शेयर किए बच्चों के साथ। थैंक यू। तो थैंक यू सर, रोशन सर ने बहुत ही ढेर सारी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं इस पैनल के अगले मेंबर्स जो है श्वेता राज के पास चलता हूँ। साथियों, ये आपको बताने वाली है कि हम कॉमर्स क्यों लें और कॉमर्स लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ कॉमर्स पढ़ाई करने के बाद हमें जो है कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो श्वेता। Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Shweta Raj, and I am a research scholar in Faculty of Commerce, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कॉमर्स आप क्यों लें। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो, आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। आप जब 10th तक की स्टडी करते हैं तो आप ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, साइंस, डाटा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसमें आप अपना इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वैसे भी हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं पहले से कि हमें आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है। तो अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको बिज़नेस फील्ड में आगे जाना है, ट्रेड एंड बिज़नेस में, या आपको फिनांस में इंटरेस्ट है, या आपको कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो आप उस टाइम पे कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर 10th तक की क्लासेस में अगर बहुत अच्छा नहीं रहा है, पढ़ने में वीक रहा है, या एवरेज स्टूडेंट रहा है, तब भी वो अगर एक कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ करता है तो उसके पास एक स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको एक बिल्कुल नए सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन होता है। तो वो वहाँ पे बेस से अपने पूरे आगे की लाइफ की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। मतलब मेरा खुद का भाई है, वो लाइव एग्जाम्पल है उसका। 10th तक वो एकदम नॉर्मल था पढ़ने में, लेकिन जब वो उसका इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ था, जब उसने कॉमर्स चूज़ किया, उसको एक नया स्टार्ट मिला वहाँ से। उसने बिल्कुल अपना बेस तैयार किया और आज वो CA कर रहा है, CA फाइनलिस्ट है। तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि चलो ठीक है, 10th तक अगर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, मुझे इंटरेस्ट है कॉमर्स में, तो मैं यहाँ पर कुछ नया कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपका पूरा बेस बनाता है। और बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे साइंस लेने के बाद लोग कहते हैं कि डॉक्टर करना है, इंजीनियरिंग करना है। आर्ट्स लेने के बाद जनरली ये होता है, ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। लेकिन कॉमर्स की नॉलेज जनरली लोगों में कम होती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में अगर हम देखें तो हम CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग फील्ड में आगे जाना है तो आप नॉर्मली BCom करने के बाद B.Ed कर सकते हैं, या फिर BCom MCom करने के बाद नेट JRF क्वालिफाई करके एज अ रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कि बैंकिंग फील्ड है आपके लिए, आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद। मतलब नॉर्मली 1 डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। लेकिन बेसिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स अगर आपने चूज़ किया है तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जा सकते हैं, या तो फिर आप बैंकिंग के सर्विसेज में लोग जनरली जाते हैं। और यहाँ पे हम तीनों ही यहाँ बैठे हुए हैं, हम तीनों यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था पढ़ने और पढ़ाने में। तो अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाने से रिलेटेड है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप BCom करिए, देन MCom करिए, नेट JRF क्वालिफाई करिए। और आपका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आपको 1 टाइम में JRF क्वालिफाई करना है और आपको कहीं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर बनना है और अच्छी रिसर्च करना है। फिर आप कहीं के लिए भी एलिजिबल होंगे कि आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने पहले BCom किया, BCom ऑनर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। अब मैं यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मैंने भी नेट JRF एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम में मैंने JRF क्वालिफाई किया। तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको करना है, अगर आप कोई भी गोल सेट कर रहे हैं, आप कॉमर्स ले रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, आप साइंस ले रहे हैं, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने ये चूज़ किया है तो आई हैव टू डू इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आपका गोल बहुत क्लियर है तो आपको कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में मिलेगी। तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। BCom में भी आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको आप प्रॉपर स्टडी करिए,
एमकॉम में स्टडी करिए तो नेट जेआरएफ क्रैक करना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे जैसे होता है कि 12th में भी लोग ऐसा कहते हैं ना कि बीकॉम अगर आपको बीएचयू में एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है। तो कोचिंग चाहिए K1 कॉमर्स क्लासेस जैसी, लेकिन आपका एक बेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपने 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको एक सपोर्ट मिल जाता है एक अच्छे टीचर्स का, तो आपके लिए कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। आप 1 अटेम्प्ट में कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप अपने अगर आपको MBA करना है तो आप पहले, कुछ लोग ऐसा होता है ना बीकॉम में आने के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको MBA करना है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप MBA अगर आपका पहले से है गोल, अगर आप क्लास 12th में ये डिसाइड कर लिए हैं कि हमें MBA करना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो उसके लिए आप बेस ही BBA चूज़ करिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन आप MBA करिए तो आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेस और आप और अच्छे से कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे आपको देव सर बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हमारे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो है कि रोशन सर और श्वेता मैम का आना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों, मैं प्रयास करूंगा कि आगे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर भी एक वीडियो हम आपको देने वाले हैं जल्द ही, जिसमें कि रोशन सर रहेंगे, श्वेता मैम भी रहेंगे और भी हमारे पैनल्स के जो मेंबर है वो भी इन्वॉल्व रहेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि वन टाइम एग्ज़ाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, PCS, UPSC, लोअर PCS, RO, ARO, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को एक बार कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी मैं जो है, और साथ ही साथ अदर स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग जो है कि इस एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको इस पे जो है कि हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर हैं और साथ ही साथ हमारे कैमरा के पीछे जो है एक बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हैं जो रोहित, ये भी रिसर्च स्कॉलर हैं और ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में यदि सबसे ज़्यादा मेहनत और सेक्रीफाइस कोई कर रहा है तो वो रोहित है, जो कैमरा के पीछे काफ़ी मेहनत के साथ जो है कि बने हुए हैं हम लोगों के साथ। तो इनका भी इंट्रोडक्शन हम जो है कि कराएंगे जल्द ही जो है, और अभी वो कैमरा के पीछे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के और ढेर सारी वीडियो आप लोगों के लिए जो है लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।